Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड आपको जैसा कि पता है कि हमने 15 डेज नोट्स रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आज उसी सीरीज़ का डे 12 होने वाला है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार चैनल पर जाकर आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आपका रिवीजन अच्छा रहे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी अच्छा हो। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये बाय हिमांशी सिंह है, यानी हिमांशी मैम के ही नोट्स हैं जिनको हम रिवीजन कर रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो कि 31 मई 2019 को हुई थी, मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनके जो चेयरपर्सन हैं वो भी आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। और जो आपका MHRD था उसका नेम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया, यानी इसका रीनेम कर दिया है। और आपको पता है कि एक न्यू फॉर्मेट लागू किया है जो कि है 5+3+3+4, और जो पहले फॉर्मेट था वो था 10+2+3, पर उस फॉर्मेट को चेंज करके अब नया फॉर्मेट हमने बना दिया है। अब इसी के तहत जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को। और इसमें 5 इसका जो यहाँ पे अच्छे तरीके से ओपन करके लिखा है कि 5, 3, 3, 4। तो जो 5 है उसमें 3 से लेकर 8 ईयर्स के बच्चे आते हैं जिसको हम फाउंडेशनल कहते हैं, यानी मूलभूत चरण है ये। फिर 3 का है 8 से लेकर 11 साल के बच्चे आएंगे जिसको हम प्रेपरेटरी प्रारंभिक चरण बोलेंगे। और आपका जो 3 है उसका है कि 11 से 14 वर्ष का है, जिसमें आपका मिडल यानी मध्य चरण है। और जो 4th है जिसमें 14 से लेकर 18 साल के बच्चे होते हैं जिसको हम सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण कहते हैं। तो ये जो न्यू फॉर्मेट था इसका कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं मीनिंगफुल है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जिसमें है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज़ रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिकमेंडेड किया गया है। तो आपको पता है कि 5+3+3+4 वाला जो न्यू फॉर्मेट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा दिया गया है। एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में जो रिकमेंडेड किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ से आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ये पहले हमारा पुराना फॉर्मेट था जिसमें 10+2 था, जिसमें 10 ईयर्स का था, जिसमें एज 6 से लेके 16 तक थी जो पढ़ाई थी, यानी 6 साल के बच्चे को हमें स्कूल भेजना था और 16 साल तक वो पहले प्राइमरी में ही रहता। मतलब प्राइमरी ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में ही रहता है, यानी 6 से लेके 16 साल के लिए जो फॉर्मेट था वो 10 ईयर्स का था। उसके बाद 2 ईयर्स का और था जिसमें 6 से लेके 18, जिसमें बच्चा 11th और 12th करता है अपनी। बट अब जो ये सिस्टम है इसको चेंज करके हम 5, 3, 3, 4 वाले फॉर्मेट में आ गए हैं, जिसमें 5 में हमने 3 और 2 में डिवाइड किया। जो 3 ईयर्स है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे आपकी आंगनवाड़ी में शिक्षा होती है। सबसे पहले हम आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद हम उसे स्कूल में भेजते हैं। फिर आप प्ले स्कूल भी कह सकते हो कि बच्चे को पहले प्ले स्कूल में भेजा जाता है, तब उसके बाद उसे स्कूल में भेजा जाता है, प्रॉपर स्कूल में। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का है जिसमें क्लास फर्स्ट और सेकंड है। अब बात करते हैं 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स में आपकी क्लास थर्ड से लेके 5th तक की बात हुई है, जिसका एज ग्रुप है 8 से लेके 11 ईयर्स। यहाँ पे फिर 3 ईयर्स है जिसमें क्लास 6 टू लेके 8 की बात हुई है, और एज ग्रुप होने वाला है आपका 11 से लेके 14 वर्ष। और फिर यहाँ पे 4 ईयर्स की बात हुई है, इसमें क्लास है 9 से लेके 12 और जिसकी एज है 14 से लेके आपकी 18 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज की, जिसमें मल्टी लेवल होते हैं, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों की अधिगम कराई जाती है। यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है जिसमें 5 है, जिसमें अगर हम इसे तोड़ें तो 3+2 है। जो ये 3 ईयर्स हैं ये आपके प्राइमरी यानी आंगनवाड़ी वाले स्कूल की हैं या फिर प्ले स्कूल की हैं, और जो 2 है ये उस स्कूल का है जब बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड में हो जाता है। उसके बाद आती है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, जिसमें क्लासरूम लर्निंग आपकी इन्वॉल्व होती है। बच्चा क्लास में जाता है और एक दूसरे से वो सीखता है, यानी वो क्लास लर्निंग होती है। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जिसमें 3 है, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखना। जब बच्चों को हम साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस के साथ साथ हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, जिनसे बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हम उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जिसमें बच्चे के जो
क्लास है वो 9 to 12 और एज ग्रुप 14 से 18 तक है और ये 4 ईयर्स की है, जिसमें बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है, स्टडी ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चों की जो थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है, अब वो अच्छी तरीके से सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये बच्चा नहीं, हमें बच्चे को रिजिड नहीं बनाना, हमें उसे फ्लेक्सिबल बनाना है कि जैसा टाइम आए बच्चे उस टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहे। और इसमें बच्चे को सब्जेक्ट स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इसमें बच्चे को इतना हम अधिकार देते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है। जैसे कि क्लास 10th के बाद बच्चों के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि उसे आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, क्योंकि बच्चों के पास हम उन्हें ऑप्शन देते हैं उनके सब्जेक्ट चॉइस करने की। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टेज में आता है। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ, जो नया फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप से 5+3+3 और +4, और इसको याद करने का जो फॉर्मूला है वो है 534, यानी 5 है जिसमें आपकी प्ले स्कूल और आपकी स्कूल वाली जो ग्रुप है वो शामिल है, उसमें बच्चा फिर आपका प्रेपरेटरी स्टेज में जाता है, फिर बच्चा आपका मिडिल स्टेज में जाता है और फिर बच्चा आपका सेकेंडरी स्टेज में जाता है, जिसमें आपकी 11th-12th आ जाती है। तो ये एक नया फॉर्मेट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से पिछली साल एक क्वेश्चन आया था। तो आई होप आपको ये न्यू फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 360 डिग्री असेसमेंट की। तो 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है, जिसमें आपका सेल्फ असेसमेंट होता है कि बच्चा खुद से सीखे, खुद का आकलन करे। पीयर असेसमेंट होता है जिसमें बच्चा ग्रुप में सीखे, अपने सहपाठियों के साथ सीखना पसंद करें। टीचर्स भी होती हैं कि अगर एक बच्चे का वर्क हो गया तो वो दूसरे को बोलेंगी कि बेटा इसका वर्क देखो, उसका हो गया तो वो तीसरे से बोलेंगी, आप आपस में चेक करो कि किसकी मिस्टेक है, किसने सही लिखा है। तो वो पीयर असेसमेंट होता है। अब बात करते हैं टीचर असेसमेंट की। टीचर असेसमेंट में होता है जब टीचर के द्वारा बच्चे का आकलन किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यस, तो अब बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, यानी 21वीं शताब्दी के कौशलों की, कि बच्चे में कौन कौन से कौशल होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपकी बात आती है, यहाँ से देखिए, अब आपको शायद क्लियर दिखेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हमें बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको विकसित करना चाहिए। बच्चा अच्छे तरीके से सोचे, उसमें क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो। कोलाब्रेशन का मतलब है कि बच्चों में ग्रुप लर्निंग हो, वो ग्रुप के साथ सीखे। देन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बच्चों में इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी हमें विकसित करनी है। और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, यानी बच्चों में थोड़ी बहुत हमें कंप्यूटर नॉलेज भी देनी है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बच्चों में आनी चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब है कि हमें बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें किसी काम करने के लिए हमें उत्साह देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे से एक मिस्टेक होगी तो हमें उन्हें दबा देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे का जो मोटिवेशन है वो टूट जाता है, फिर बच्चा आगे कुछ नहीं करता। देन सोशल स्किल्स में बच्चों में हमें डेवलप करनी चाहिए कि वो समाज में रह जाए तो उसे समाज में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो सोशल स्किल्स हमें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। अब बात आती है क्रिएटिविटी की। बच्चे को हमें रचनात्मक बनाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है, वो अपनी बातों को कैसे पेश कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे में रहनी चाहिए। मीडिया लिटरेसी यानी बच्चों को मीडिया के बारे में भी नॉलेज रहनी चाहिए। बट आज तो कोई ही सिंगल बच्चा होगा जिसको मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं होगी। मीडिया लिटरेसी तो बच्चों में कूट कूट कर भरी है। अब बात करते हैं लीडरशिप की। बच्चों में जो लीडरशिप की भावना है वो भी रहनी चाहिए, नेतागिरी की। आजकल बच्चे भी लीडरशिप में बहुत रहते हैं, नेता बनना पसंद करते हैं। प्रोडक्टिविटी है मतलब कि बच्चों को हमें सही समय का सही सदुपयोग सिखाना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि समय, एक बार जो समय आता है वो फिर बार बार नहीं आता। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के। बच्चे को हमें रिजिड बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि उन्हें टाइम के साथ वो चेंज हो। अगर वो एक तरीके से किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं और उस तरीके से उन्हें वो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, तो हमें उन्हें चेंज होने के लिए बोलना चाहिए कि अगर आपको उस तरीके से वो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो आप दूसरे तरीके से याद करो। तो बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी की भावना है वो विकसित होनी चाहिए। तो ये कुछ 21st सेंचुरी स्किल्स थी जो हमें बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, यानी 21वीं शताब्दी की कुछ कौशल थी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हुए होंगे वो आपको क्लियर हुए होंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।